कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट। डेट के बारे में कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट थे हमारे। डेट के बारे में फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ये था कि हमने एक बात शुरू में ही कह दिया था कि जो कॉस्ट ऑफ डेट होता है वो कम होता है किससे? कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। कॉस्ट ऑफ डेट में हमारे को फायदा होती है, जब हम डेट से फंड बोरो करते हैं तो हमारे पास टैक्स सेविंग होती है। तो टैक्स सेविंग, टैक्स बेनिफिट या टैक्स शील्ड का हमारे को यहाँ बेनिफिट मिल जाता है, जो इंटरेस्ट मल्टीप्लाई टू टैक्स रेट की हमारी सेविंग हो जाती है। तो टैक्स सेविंग भी है हमारे पास, और कॉस्ट ऑफ डेट हमेशा किससे होता है? कम। कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कम होता है, तो इसको चीपर सोर्स हम कहते हैं। ये फैक्ट है हमारे पास। नो, एज फार एज द इंटरेस्ट इज कंसर्न, जब भी हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो हम कहते हैं इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। वन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज अबाउट द एग्जिस्टिंग डेट। देखो, अगर एग्जिस्टिंग डेट की बात की जाए, मान लो अगर मैं आपसे कहूं कि एक डेट इशू हुआ था 2012 में, एक डेट इशू हुआ था 2012 में, और अभी हम हैं 2023 में। मैं आपसे कहता हूं कि 2015 में, 2015 में मैंने कहा इस डेट का मार्केट प्राइस जो था वो था 125 रुपये, और 2012 में जब ये इशू हुआ था तो ये 100 रुपये पे इशू हुआ था। ये 100 रुपये पे इशू हुआ था। 2015 में इसका मार्केट प्राइस है 125। मैं आपसे एग्जिस्टिंग डेट का कॉस्ट पूछता हूं तो आप क्या करोगे? तो अब हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर हमसे एग्जिस्टिंग डेट का कॉस्ट पूछा जाता है तो उस कंडीशन में मेरा नेट प्रोसीड जो है वो मार्केट प्राइस हो जाएगा। नेट प्रोसीड क्या हो जाएगा? मेरा मार्केट प्राइस हो जाएगा। तो मेरा मार्केट प्राइस क्या है डेट का? 125 है। फेस वैल्यू क्या था मेरा? 100 रुपीज का था। लेकिन ये अब जो मेरा मार्केट प्राइस होगा दैट विल बी 125। हालांकि जब मैं 2023 में इसको रिडीम करूंगा तो जो मेरा रिडीम्शन वैल्यू होगा वो कितना रह जाएगा? वो 100 ही रह जाएगा। रिडीम हम कितने पे करते हैं? फेस वैल्यू पे, और until unless information is not provided। अगर हमसे कहा जा रहा है प्रीमियम पे रिडीम करना है तो अलग बात है, हमारा रिडीम्शन वैल्यू चेंज हो जाएगा। अगर ऐसा कोई जानकारी नहीं है तो इसका मतलब है कि फेस वैल्यू पे ही हमें क्या कर देना है? रिडीम कर देना है, जैसे ही हमारा मैच्योरिटी पीरियड ओवर हो जाता है। सो एग्जिस्टिंग डेट के केस में हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि जो मेरा नेट प्रोसीड होता है बेसिकली वो क्या हो जाता है? मार्केट प्राइस हो जाता है। एग्जिस्टिंग डेट के केस में क्या हो जाएगा? नेट प्रोसीड इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। नेट प्रोसीड इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। अब चलो रिडीमेबल की बात करते हैं। डेट होल्डर के पास लिबर्टी है टू रिडीम द डेट, है ना। डेट होल्डर क्या कर सकता है? डेट को रिडीम कर सकता है, रिडीम एट मैच्योरिटी। जैसे ही डेट का मैच्योरिटी पूरा होता है उस कंडीशन में आप इसको क्या कर सकते हैं? रिडीम कर सकते हैं। तो रिडीम करने का मतलब हुआ जो प्रिंसिपल अमाउंट है दैट विल रिटर्न्ड बाय द कंपनी टू द डेट होल्डर। ऐसा क्या होगा? वो वापस जाएगा उसको। उसके कंडीशंस अलग अलग हो सकते हैं, जैसा मैंने आपसे कहा, हो सकता है प्रीमियम पे हो रहा हो या हो सकता है कम वैल्यू पे हो रहा हो, दैट इज कंडीशनल। जैसे ही मैच्योरिटी पूरा होता है तो आपका कॉस्ट, आपका डेट क्या होगा? आपका डेट रिडीम हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ? अगर हम इसका एक जनरल इलस्ट्रेशन लें, अगर हम एक जनरल इलस्ट्रेशन लें, इसका मतलब ये हुआ कि 0 ईयर पे डेट इशू हुआ, और एज्यूम करो 5 साल का हमारा लाइफ है, तो 5th ईयर पे डेट क्या होगा? रिडीम होगा। 1, 2, 3 एंड 4। तो 5th ईयर पे हमारा डेट क्या होगा? रिडीम होगा। तो यहां हमारे पास क्या आया? नेट प्रोसीड आया। डेट को इशू करके हमारे को क्या मिला? कितना हमने नेट में रिसीव किया। और ये जो नेट प्रोसीड होता है हमारा, ये क्या होता है? इशू प्राइस माइनस इशू एक्सपेंसेस। अगर इशू एक्सपेंसेस है तब तो होगा, नहीं है तो 0 लेके चल देंगे। तो ये मेरा नेट प्रोसीड हो गया, इशू प्राइस माइनस इशू एक्सपेंसेस। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 एंड ईयर 5, पांचों साल वी विल बी पेइंग द इंटरेस्ट 1 माइनस टी। हम जानते हैं ये इंटरेस्ट होता है, क्या होता है? इंटरेस्ट इज ऑलवेज नेट ऑफ टैक्सेस एज फार एज डेट इज कंसर्न्ड। इंटरेस्ट इज नेट ऑफ टैक्सेस। तो इंटरेस्ट ऑन डेट इज कैन बी ट्रीटेड एज एक्सपेंसेस, एंड देयर वी हैव समथिंग कॉल्ड एज टैक्स सेविंग और टैक्स शील्ड और टैक्स बेनिफिट। तो वो तो हमारे को क्या करना होगा? देखना होगा यहाँ। तो हमने कहा I1 माइनस टी। कहने का मतलब है कि नेट में जो हम पे कर रहे हैं ये मेरा इफेक्टिव इंटरेस्ट है, ये मेरा इफेक्टिव इंटरेस्ट है। अगर मैं कहूं कि अगर ऐसा कह दें हम 10% डेट है ऑफ 100 ईच, 10% डेट है ऑफ 100 डेज एंड टैक्स रेट एप्लीकेबल इज 50%। 10% डेट है 100 ईच एंड टैक्स रेट एप्लीकेबल इज 50%। तो क्या होगा? जरा सोचो आप क्या कह रहे हो यहाँ कि 10% डेट है सर, इसका मतलब 100 ईच का, तो इसका मतलब मेरा इंटरेस्ट कितने का बना? मेरा इंटरेस्ट बन गया 10 रुपये का। कैसे? सो 100 का 10%, ये मेरा इंटरेस्ट बना। 10 रुपीज का मेरा इंटरेस्ट बना। ये मेरे को ये जाएगा किसको? जो डेट होल्डर है। डेट होल्डर को 10 रुपीज का क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन हम जानते हैं कि इंटरेस्ट पे हमारी टैक्स सेविंग होती है, यानी कि अगर देखा जाए तो अगर 10 का मेरा रेट है किसका? इंटरेस्ट का, तो 1 माइनस टैक्स हम कर देते हैं अगर, तो 0.50 हो गया। यानी कि मेरा कितना हो गया? 5 रुपये का इफेक्टिव इंटरेस्ट बन रहा है मेरा, अगर टेक्निकली देखा जाए तो। ये मैंने क्या कर दिया? I1 माइनस टी कर दिया। सो व्हाट वी आर एक्चुअली पेइंग इज द 5 रुपीज ओनली। अब ये 5 रुपये का जो इफेक्टिव हमारा इंटरेस्ट है
this is my effective interest, that what we are actually paying, and that is what the outflow of the company as far as interest is concerned. Yes or no? तो इंटरेस्ट तो 10 रुपए का बन रहा है, लेकिन उसमें 5 रुपए की टैक्स की सेविंग हो रही है. अगर 5 रुपए की टैक्स की सेविंग हो रही है तो एज अ कंपनी हमारे लिए इफेक्टिव इंटरेस्ट कितना रह गया? 5 रुपए का रह गया. इसीलिए हम क्या कहते हैं, जब हम यहाँ फ्लो दिखाएंगे तो हम दिखाएंगे इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्सेस, और ये इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्सेस जो है ये हमारा क्या बन जाता है? दिस इज माई इफेक्टिव इंटरेस्ट व्हाट वी हैव टू पे एज अ कंपनी टू द डेट होल्डर. अब ये जो फ्लो है इंटरेस्ट का, ये हर एक साल होगा, है ना. सेकेंड ईयर भी पे किया, थर्ड भी पे किया, फोर्थ में भी पे किया, और फिफ्थ में भी पे किया. नाउ सिंस इट इज अ रिडीमेबल डेट, हम क्या कह रहे हैं, ये रिडीम है, तो इसका एक मैच्योरिटी पीरियड हम लेके चल रहे थे 5 ईयर. तो 5 ईयर इसका क्या हो गया? मैच्योरिटी पीरियड हो गया. कहने का मतलब इस डेट का जो लाइफ है, इस डेट का जो लाइफ है दैट इज इक्वल टू 5 ईयर्स. 5 साल के लाइफ है इस डेट का, और अगर 5 ईयर्स का लाइफ है तो इस टाइम पीरियड के खत्म होने के बाद ये रिडीम होगा. सो हियर वी विल गेट द रिडीम्शन वैल्यू. यहाँ क्या मिल जाएगा हमें? 5th ईयर में रिडीम्शन वैल्यू मिल जाएगा. तो सच काइंड ऑफ कैश फ्लो यू विल सी एज फार एज रिडीमेबल डेट इज कंसर्न्ड, है ना. इस तरह का कैश फ्लो आपको दिखाई देगा, राइट. सो लाइफ कितना हो गया? 5 ईयर्स हो गया. वी हैव द रिडीम्शन वैल्यू, वी हैव इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्सेस, एंड वी हैव द नेट प्रोसीड. दीज आर ऑल द कैश फ्लो कंसर्न्ड विद द रिडीमेबल डेट. टेक एन एग्जाम्पल. 10% debt, 10% redeemable debt of 100 each, 10% redeemable debt of 100 each, issued for 5 years, issued for 5 years. It will be redeemed at a premium of 10%, right? Corporate tax or tax rate applicable is 50%. 50% का टैक्स रेट एप्लीकेबल है. 10% रिडीमेबल डेट है आपका, तो ये मेरा इंटरेस्ट रेट हो गया. रिडीमेबल डेट है तो रिडीम होगा, 100 ईच है ये, है ना. तो यहाँ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसका मतलब ये फेस वैल्यू है मेरा, और यहाँ फेस वैल्यू मेरा क्या हो जा रहा है? नेट प्रोसीड हो जा रहा है 5 साल के लिए, यानी कि एन जो है, नंबर ऑफ ईयर्स जो है, या लाइफ जो है, या रिमेनिंग लाइफ जो है, वो 5 साल का रिमेनिंग लाइफ है ना. टोटल लाइफ इज रिमेनिंग लाइफ हियर, राइट. सो 5 साल का हमारे पास क्या है? रिमेनिंग लाइफ है. इट विल बी रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%. इसका मतलब जो रिडेम्पशन वैल्यू है, रिडेम्पशन वैल्यू जो होगा वो 100 + 100 का 10% पे होगा, राइट. एंड टैक्स रेट एप्लीकेबल इज 50%. अब जाहिर सी बात है, हमें क्या कैलकुलेट करना है? कॉस्ट ऑफ डेट. हमें क्या कैलकुलेट करना है? कॉस्ट ऑफ डेट. अब ध्यान से इसको सॉल्व करो. इसको सॉल्व करते करते यू विल गेट योर फॉर्मूला, है ना. आपको आपका फॉर्मूला मिल जाएगा. अभी देखो, हमने क्या कहा कि सर देखो, अगर हम इसको देखें सिंपल तरीके से, तो 0 ईयर पे हमने क्या किया? डेट को इशू किया. जब हमने डेट को इशू किया तो 100 रुपीज़ का मेरे को प्रोसीड आया. किसी तरह का खर्चा हमारे पास नहीं है. 100 रुपया हमें मिला एक यूनिट को हमें क्या करने में? एक यूनिट को प्रोवाइड करने में, राइट. नाउ सी दिस, 100 रुपीज़ का मेरा क्या हो गया? नेट प्रोसीड हो गया. सो दिस इज माई नेट प्रोसीड, दिस इज माई नेट प्रोसीड. इन दिस केस फ्लोटेशन कॉस्ट इज 0. जब हम पहले साल में जाते हैं, ऑफकोर्स वी विल हैव टू पे इंटरेस्ट. अब इंटरेस्ट 10% का इंटरेस्ट बन रहा है और 50% का टैक्स रेट है. हम जानते हैं इंटरेस्ट इज कंसिडर्ड एज एक्सपेंसेस एंड इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एज नेट ऑफ टैक्सेस. तो अगर 10% का इंटरेस्ट है, 50% का टैक्स रेट है, 100 रुपये का मेरा फेस वैल्यू है, और हमेशा हमने शुरू में ही कह दिया था कि इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू. तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? जो मेरा 10 का रेट है 1 - 0.5 हो जाएगा, इज इक्वल टू ₹5. 5 रुपये का हमारे को क्या मिलेगा? यहाँ 5 रुपये का हमारा इंटरेस्ट जाएगा पहले साल. लाइकवाइज दूसरे साल भी 5 रुपये का इंटरेस्ट जाएगा, तीसरे साल भी 5 रुपये का इंटरेस्ट जाएगा, चौथे साल भी 5 रुपये का इंटरेस्ट जाएगा, और 5वें साल भी हमारा 5 रुपये का इंटरेस्ट जाएगा. ये क्लियर है? नाउ टॉक अबाउट द रिडेम्पशन वैल्यू. ये तो इंटरेस्ट का फ्लो हमने देख लिया. जब हम रिडेम्पशन वैल्यू की बात करते हैं तो ये कहते हैं रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%. 10% के प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है. 10% के प्रीमियम पे रिडीम होने का मतलब 100 रुपये का फेस वैल्यू था, इस पे 10% का इंक्रीमेंट हमारे को दिखेगा. 100 का 10% कितना हो गया? 10 रुपये हो गया, यानी कि 110 रुपये पे ये क्या होगा? रिडीम होगा. तो रिडीम्शन वैल्यू इज हायर देन द फेस वैल्यू इन दिस केस, राइट. अब अगर हम देखें कि हाउ कैन वी कैलकुलेट कि हमारे को एक्चुअल कॉस्ट कितना आया, इस डेट का हमारे को एक्चुअल कॉस्ट कितना आया, राइट. तो हम जानते हैं, अभी हमने सीखा था कि सर एक्सपेक्टेशन जो होती है
दैट इज परफॉर्मेंस बाय वैल्यू। अभी अभी हमने सीखा था, या हमने कहा था वैल्यू इज इक्वल टू परफॉर्मेंस बाय एक्सपेक्टेशन, राइट। तो अगर एक्सपेक्टेशन को कैलकुलेट करना है हमें, बिकॉज एक्सपेक्टेशन इज द कॉस्ट, हमने शुरू में कहा था कि व्हाट वी पे, व्हाट वी एक्चुअली पे, व्हाट वी आर प्लानिंग टू पे इज नॉट कॉस्ट। कॉस्ट इज व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ द प्रोवाइडर ऑफ द कैपिटल। जो कैपिटल प्रोवाइड कर रहा है उसका एक्सपेक्टेशन क्या है, दैट इज एक्चुअली कॉस्ट। सो जो अपन इधर देख रहे हैं ना फ्लो को, इसी के आधार पे हमारा क्या होगा, कॉस्ट का कैलकुलेशन होगा। एक्सपेक्टेशन इज इक्वल टू परफॉर्मेंस अपन वैल्यू। तो मेरे कैपिटल का परफॉर्मेंस कितना है, मिनिमम रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस क्या होगा, वो होगा जिसपे जो पैसा गया और जो पैसा आया दोनों बराबर हो जाए। कम से कम इतना तो होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो अगर आने वाला जाने वाले से कम होता है तो हमारा तो नुकसान हो जाएगा एज ए कंपनी। होगा या नहीं होगा? तो हम कहते हैं सर एक मिनिमम रेट की अगर हम बात करें, वो हमारा यहाँ कॉस्ट हम आसानी से हम कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। तो वी विल गेट द आइडिया कि हमारा कितना कॉस्ट आया, प्रोवाइडेड हम दोनों तरह के कैश फ्लो को यहाँ कंसीडर करें। अब जरा गौर करो, वी हैव द परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में हमारे पास क्या क्या है यार, नोटिस करिए। आप कहते हैं सर परफॉर्मेंस में सबसे पहले तो हमारे पास है ये इंटरेस्ट, जो हमने कितने साल तक पे किया है, 5 साल तक पे किया है। तो हमारा क्या है, पहले 5 रुपए का तो बन गया इंटरेस्ट, ये तो हमारा गया है ना। तो ये मेरा परफॉर्मेंस है, इट्स ओके, ये गया। अब इसके अलावा, अब जरा गौर करो, इसके अलावा हमने 110 रुपये का रिडीम्शन वैल्यू पे किया है, जबकि एक डेट का मेरे को 100 रुपये का रिसीविंग था। 100 रुपये का मेरा नेट प्रोसीड था, लेकिन मैं 110 रुपये पे कर रहा हूं। लेकिन ये जो 110 रुपये पे किया है मैंने 5 साल में पे किया है ना, 5 साल में। लेकिन 5 साल में 100 से 110 गया, तो इसका मतलब 10 रुपये ज्यादा पे कर रहा हूं मैं, यस और नो। तो ये जो 10 रुपये में ज्यादा पे कर रहा हूं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 110 मैंने वापस किया, जबकि मैंने 100 रुपये ही लिए थे। तो 10 रुपये मेरा क्या हुआ, मैंने ज्यादा पे कर दिया। लेकिन कब, कितने दिनों में? तो हमने कहा सर डिवाइडेड बाय 5। हमने इसको क्या किया, 5 से डिवाइड कर दिया। ये 5 ईयर्स का हमारे को स्प्रेड दिख जाएगा, राइट। डिवाइडेड बाय, देखो आपने इंटरेस्ट भी क्या लिया है, 5 रुपये लिया है, राइट। तो आपने क्या कहा कि जो डिफरेंस है 10, इसको हमने किससे डिवाइड कर दिया, 5 से डिवाइड कर दिया। तो ये डिफरेंस का जो भी वैल्यू होगा वो हमारे पास आ जाएगा। तो दिस इज इट। अब आती है बात वैल्यू की। वैल्यू की अगर हम बात करें तो हमें यहाँ 2 वैल्यू दिखाई दे रहा है, एक होता है मेरा नेट प्रोसीड, एक होता है मेरा रिडेम्पशन वैल्यू। सवाल आता है नेट प्रोसीड को लें या रिडेम्पशन वैल्यू को लें। देखो आप जानते हो ये डायरेक्ट फार्मूला मेथड है, जिसको हम अप्रॉक्सीमेशन मेथड कहते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है अगर हम क्या करें कि हम ये लें या ये लें, इसमें ना जाके हमने क्या किया, दोनों का एवरेज ले लिया। सो व्हाट वी कैन डू इज, यहां से 100 लिया, 110 लिया, ऐसे लेते हैं, ऐसे लिखेंगे, 110 लिया और 100 लिया, और इसको हमने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया, वी गॉट द एवरेज। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कॉस्ट ऑफ डेट दे देगा, यानी कि ये मेरा एक्सपेक्टेशन बता देगा कि एक्सपेक्टेशन क्या है, और वही एक्सपेक्टेशन क्या कहलाता है, कॉस्ट कहलाता है। तो 5 रुपया इधर हो गया, प्लस 10/5 2 रुपया हो गया, डिवाइडेड बाय 110 एंड 100 220, डिवाइडेड बाय 2, 110 220 डिवाइडेड बाय 2, तो यही हो जाएगा ना, एग्जैक्टली सेम 110। ठीक है, 110 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 2, 105। कितना आ गया मेरा, 105, हाँ 5 to the 10, 105 आ गया। तो यही हो गया मेरा 7 डिवाइडेड बाई 52.5, 52.5, 7 डिवाइडेड बाई 52.5 इज इक्वल टू 0.1333, 0.1333 इज इक्वल टू 13.33%। तो केडी क्या हो गया मेरा, 13.33% हो गया। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल का ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, राइट। सो हाउ वी कैलकुलेटेड इट, आपने क्या कहा कि सर हमने ये देखा कि मेरा परफॉर्मेंस क्या है, हमने ये देखा कि मेरा परफॉर्मेंस क्या है कैपिटल का। तो हमने कहा जो परफॉर्मेंस होता है बेसिकली वो होता है किस टर्म में, हमने कहा इंटरेस्ट के टर्म में होगा जब डेट होगा तो आपका, या डिविडेंड के टर्म में होगा। इस टर्म में हम क्या करते हैं, हम परफॉर्मेंस को दिखाते हैं एक्सेट्रा। और नीचे क्या आता है मेरा, नीचे आ जाता है मेरा वैल्यू, है ना। सो वैल्यू क्या है मेरा, वैल्यू बेसिकली मेरा नेट प्रोसीड है, या नेट प्रोसीड और रिडेम्पशन वैल्यू का एवरेज है। अब ये क्या था मेरा, दिस वाज व्हाट, दिस वाज इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्सेस था ना, यानी कि ये है मेरा I1 - T।
110 मेरा कौन सा वैल्यू था? रिडेम्पशन वैल्यू। और 100 मेरा कौन सा वैल्यू था? नेट प्रोसीड। 5 क्या है मेरा? 5 इज माई एन। एन इज व्हाट? नंबर ऑफ ईयर्स। एन इज व्हाट? रिमेनिंग लाइफ ऑफ द डेट। और रिमेनिंग लाइफ इन आर एग्जाम्पल वॉज 5, तो ये मेरा एन हो गया। 110 क्या है मेरा? आरवी। 100 क्या है मेरा? एनपी। और डिवाइडेड बाय हमने क्या कहा? 2। दिस इज आर के डी। तो यहां से अगर हम फॉर्मूला बाहर निकाल लें तो क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ redeemable debt KD is equal to I 1 minus T plus RV minus NP divided by N divided by RV plus NP divided by 2. So this is our formula. ये हमारा क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया. Here one thing we have to be very specific about, and that is N is what? N is the remaining life. N is remaining life of debt. N is remaining life of debt. और हमने सीखा था कि अगर एग्जिस्टिंग डेट बोलता है तो जिस टाइम पीरियड पे बोलेगा उस वहाँ का मार्केट प्राइस उठा लेना है मेरे को. उसके बाद का जो टाइम पीरियड होगा वो मेरा रिमेनिंग लाइफ हो जाएगा. कहने का मतलब देखो, हमारे इस क्वेश्चन में हमने क्या कहा था? हमने कहा था 0 ईयर पे हमने इशू किया था और 5th ईयर पे हमने क्या किया था? उसको रिडीम कर दिया था. तो ऐसे सिचुएशन में मेरा एन कितना हो गया था? 5 हो गया था. नंबर ऑफ ईयर्स क्या हो गया था? 5 हो गया था. लेकिन अगर हमने ऐसा कहा 0 है, 5th पे रिडीम हो रहा है और हमने कहा 1 2 3 4 और मैंने आपको यहाँ का इस पॉइंट का यानी कि सेकेंड ईयर पे मैंने आपको क्या कर दिया? यहाँ का मैंने आपको मार्केट प्राइस दे दिया, राइट? और फिर मैंने इस पॉइंट पे आपसे पूछा कि एग्जिस्टिंग डेट का कॉस्ट बताओ. अगर आपसे ये पूछ दिया जाए, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इस पॉइंट पे देखता हूं तो मेरा रिमेनिंग लाइफ कितना है? यहां से यहां तक ही है ना, 2 साल तो निकल गया. यानी कि अब मेरा रिमेनिंग लाइफ कितना हो जाएगा? n इज इक्वल टू 5 माइनस 2 हो जाएगा. यानी कि 3 ईयर्स का मेरा क्या रह जाएगा? रिमेनिंग लाइफ रह जाएगा. तो यहां जब हम n से डिवाइड करेंगे इस सिचुएशन में, सेकेंड सिचुएशन में, तो मेरा n क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा. इसीलिए है ना, इसको हम इस तरह से क्या करेंगे? ध्यान में रखेंगे, n इज द रिमेनिंग लाइफ ऑफ डेट. नाउ I is what? I is our interest. T is what? T is our tax. RV is what? RV is our redemption value. Redemption value. NP is what? NP is our net proceeds. NP is our net proceeds. ये हमारा बन गया फॉर्मूला किसका? KD का. As simple as it is. ध्यान में रहेगा. So this is your cost of redeemable debt.